अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं पीडियाट्रिक एंड नर्सिंग यूनिट 3 का जो है नर्सिंग केयर एस्पेक्ट्स फॉर हाई रिस्क न्यूबॉर्न। और उसका जो पार्ट 4 है उसको हम शुरू करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली कवर करवाएंगे इंट्राक्रीनियल हेमरेज को। जो बर्थ इंजरीज है, बर्थ इंजरीज में जो होता है इंट्राक्रीनियल हेमरेज, उसको हम कवर करवाएंगे। इंट्राक्रीनियल हेमरेज की जितनी भी टाइप है उस सबको पहले वाली जो 2-3 लेक्चर हमने पढ़ी थी, पहले लेक्चर में हमने बर्थ टाइप्स पढ़ी थी, बर्थ इंजरीज की टाइप्स, साथ में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़ी थी। दूसरे लेक्चर में हमने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्स्ट्राक्रीनियल हेमरेज, एक्स्ट्राक्रीनियल ब्लीडिंग हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं इंट्राक्रीनियल हेमरेज। ओके, तो इंट्राक्रीनियल हेमरेज क्या है, या इसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। occurs when a blood vessel ruptures causing bleeding within the brain. This can deprive brain cells of oxygen and nutrient. तो ये क्या होता है कि जब इंट्राक्रीनियल रीजन में, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा जगह इंट्राक्रीनियल होता है, उसमें जब ब्लीडिंग होता है, ब्लड वेसल रप्चर होता है, इस वजह से ब्लीडिंग होता है और वहां पर ब्लीडिंग की वजह से वो जगह ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से डिफ्यूज होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फिर इसको हम कहते हैं इंट्राक्रीनियल हेमरेज। इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स है 5 टाइप्स है। एक है एपिड्यूरल हेमरेज, दूसरा है सबड्यूरल हेमरेज और तीसरा है सबएरेक्नाइड, इंट्रावेंट्रिकुलर एंड इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ये है, इसको हम थोड़ी थोड़ी से डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। तो इंट्राक्रीनियल हेमरेज यही वाला है और इसकी ये टाइप्स है। कौन कौन सी टाइप्स किस तरह की होती है, तो पहले नंबर पर आप समझिए कि इंट्राक्रीनियल एरिया कौन सा एरिया है। तो इंट्राक्रीनियल एरिया पहले लेक्चर में हमने इसकी डिटेल डिस्कशन करवाई थी कि ये जो है ये पहला लेयर है हेड का। कौन सा वाला? पहला लेयर है। तो पहला लेयर क्या होता है? पहला लेयर को हम कहते हैं स्काल। क्या कहते हैं? स्काल लेयर। इस पहली लेयर से नीचे फिर दूसरा लेयर होता है, इसको हम कहते हैं क्या? गीलिया एपिनेरिटी का। क्या मतलब कहते हैं इसको? गीलिया एपिनेरिटी का। गीलिया एपिनेरिटी का के नीचे तीसरा लेयर होता है, इसको हम कहते हैं पीरियास्टियम। पीरियास्टियम क्या होता है? पीरियास्टियम होता है जो बोन होता है, स्कल बोन, उसकी ऊपर वाली एरिया में जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं पीरियास्टियम। अब ये स्कल बोन के नीचे वाली शुरू होते हैं मेनिंजेस। क्या शुरू होता है? मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस की 3 लेयर्स है। कौन सी लेयर थे? मेनिंजेस, ये हो गया, शुरू हो गया मेनिंजेस। मेनिंजेस और मेनिंजेस की फिर फार्दर क्या है? 3 लेयर्स है। तो कौन कौन सी लेयर है? मेनिंजेस का जो ऊपर लेयर होता है, जो स्कल के साथ फ्यूज होता है, उसको हम कहते हैं क्या? ड्यूरामेटर। ड्यूरा मतलब डेल आई फिर या फिर होता है ऊपर की तरफ होता है, तो इस से हम क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। दूसरा नंबर पर जो लेयर है इसको हम कहते हैं एरेक्नाइड मेटर। एरेक्नाइड ड्यूरामीटर की नीचे वाली जो लेयर है, यहाँ पर ये हो गया ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के नीचे हो गया क्या? एरेक्नाइड मेटर। अब एरेक्नाइड मेटर के नीचे तीसरा जो लेयर होता है इसको हम कहते हैं पिया मेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ये वाला जो लेयर है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पिया मेटर। अब ये जो ब्लीडिंग होता है ये कौन कौन सी जगह पे किस तरह होता है? तो पहला नंबर पर ब्लीडिंग होता है एपिड्यूरियल एरिया में। एपिड्यूरियल जो ड्यूरामीटर है और स्कल है, स्कल बोन है, ये वाला एरिया, ड्यूरामीटर स्कल, इनके दरमियान ये वाला जो एरिया है, ये वाला इधर जो ब्लीडिंग हुआ है इसको हम कहते हैं एपिड्यूरियल हेमाटोमा। क्योंकि ब्लीडिंग ड्यूरामीटर और स्कल के दरमियान ऊपर वाली एरिया में, तो इसको हम कहते हैं एपिड्यूरियल हेमाटोमा। अब ड्यूरामीटर के नीचे जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरेक्नाइड मेटर। और एरेक्नाइड मेटर के नीचे जो स्पेस होता है, यहाँ पर आप देखिए ये हो गया एपिड्यूरियल हेमाटोमा। अब एपिड्यूरियल एरिया या ड्यूरामीटर के नीचे वाला जो एरिया होता है, एरेक्नाइड मेटर और एरेक्नाइड मेटर और ड्यूरामीटर के दरमियान जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सबड्यूरियल हेमाटोमा। क्या कहते हैं हमको? सबड्यूरियल एरिया, और सबड्यूरियल एरिया में होता है। और चौथा नंबर पर होता है एरेक्नाइड से नीचे सब एरेक्नाइड एरिया होता है। क्या होता है? एरेक्नाइड से नीचे सब एरेक्नाइड एरिया, उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड। और पांचवा नंबर पर होता है एरेक्नाइड से नीचे डियामीटर। डियामीटर के अंदर जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो सारा ब्रेन होता है और उसको हम कहते हैं सेरेब्रल पार्ट। और सेरेब्रल पार्ट में जो ब्लीडिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ये सिंपली आप इधर इसको जो है ना पढ़ सकते हो कि ये हमारे पास लेयर है, पहले नंबर पर स्कल है, स्कल, तो स्कल से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रीनियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स्ट्रा क्रीनियल। स्कल के नीचे वाले जो फिर आते हैं, पहला नंबर पर तो मेनिंजेस होता है। क्या होता है? मेनिंजेस। अब मेनिंजेस की कौन कौन सी लेयर है? मेनिंजेस की जो पहला लेयर है, कौन सा लेयर है? मेनिंजेस का पहला लेयर, उसको हम कहते हैं क्या? ड्यूरामीटर। ये है मेनिंजेस। मेनिंजेस का पहला लेयर है ड्यूरामीटर है। ओके,
मेनिंजेस का दूसरा लेयर उसको हम कहते हैं क्या, एरिकनॉइड मैटर। क्या कहते हैं इसको हम, एरिकनॉइड मैटर। मेनिंजेस का जो तीसरा लेयर है उसको हम कहते हैं क्या, पिया मैटर, उसको हम कहते हैं पिया मैटर। अब ये देखिए जो ड्यूरा मैटर है इसके ऊपर वाली जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ईपीड्यूरल, मतलब ड्यूरा के ऊपर है तो उसको हम कहते हैं ईपीड्यूरल। ये वाला जो एरिया है इसको हम अब कहेंगे ईपीड्यूरल कहेंगे, क्या कहेंगे, एपिड्यूरल। अब जो ड्यूरामीटर के नीचे वाला ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, ड्यूरामीटर के नीचे है और एरिकनॉइड के ऊपर है तो इसको हम कहेंगे सब ड्यूरियल एरिया, सब ड्यूरियल। एरिकनॉइड मीटर के नीचे ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, सब एरिकनॉइड एरिया, सब एरिकनॉइड एरिया। अब ये सब एरिकनॉइड एरिया हो गया एरिकनॉइड का। अब एरिकनॉइड के नीचे आता है पिया मेटल। पिया मेटल के नीचे वाला ये जो एरिया है सारे बोन का इसको हम कहते हैं सेरेब्रल एरिया, कहते हैं क्या, सेरेब्रल। अब जब हेमाटोमा होगा तो पहला नंबर पर होगा एपिड्यूरल एरिया में एपिड्यूरल हेमाटोमा, दूसरा हेमाटोमा या ब्लीडिंग होगा सब ड्यूरल एरिया में, सब ड्यूरल हेमाटोमा। तीसरा नंबर होगा इस एरिया में जिसको हम कहते हैं सब एरिकनॉइडल एरिया, तो ये होगा सब एरिकनॉइडल हेमाटोमा। पांचवा जो होगा वो इस एरिया में होगा, इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कहेंगे सेरेब्रल हेमाटोमा या सेरेब्रल हेमरेज। तो ये 5 टाइप है, आपको इजीली जो है ना वो समझ आई हुई होगी। अब इसकी कौन कौन सी काजेज है, किस वजह से जो है ना ये हेमाटोमा आकार होता है। ओके, तो उस काजेज को जो है ना थोड़े सिंपली से हम पढ़ते हैं कि पहला नंबर पर काज जो है इसका है मैक्रोसोमिया, मतलब साइज जो है ना वो इंक्रीज हो गया। बॉडी की सारी बॉडी है, बॉडी की साइज में इंक्रीज हो गया। तो मैक्रोसोमिया के हमने पढ़ा था कि नॉर्मल जो वेट है बॉडी का वो है 2.5 से लेकर 4.2 और 4.5 केजी तक। तो जब 4.2 या 4.5 केजी तक बच्चे का वजन इससे बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं मैक्रोसोमिया या हाई बर्थ वेट या ओबेसिटी। और इस वजह से बेबी का डिलीवरी में डिफिकल्टी ज्यादा होता है, उसका बाहर आने में डिफिकल्टी ज्यादा होती है क्योंकि वेट उसका जो बॉडी साइज ज्यादा है और विजाइनल कनाल कम है। इस वजह से बच्चे में क्या होता है, प्रेशर पड़ते हैं। प्रेशर पड़ने से डिलीवरी डिफिकल्ट होती है। आप जो है ना उसके लिए फोर्सेप यूज करेंगे, वीक्यूम एक्सट्रैक्टर यूज करेंगे। वीक्यूम एक्सट्रैक्टर की वजह से इधर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये बेबी का हेड है, क्या है, बेबी का हेड है, तो इस हेड में आपने अप्लाई कर दिया, इसको किया वैक्यूम एक्सट्रैक्टर आपने अप्लाई कर दिया, क्या इसको अप्लाई कर दिया आपने, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर। अब इस वैक्यूम एक्सट्रैक्टर की वजह से इधर होगा क्या, उनका इधर ये वैक्यूम इधर नेगेटिव प्रेशर डेवलप करता है, क्या नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, क्योंकि बच्चे को बाहर आने के लिए नेगेटिव प्रेशर के वजह से अंदर जो कैपिलरीज होता है उनसे वो ब्लड बाहर आने की कोशिश करता है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर इधर उसके सामने डेवलप हो गया तो बाहर आने की जब कोशिश करवाएगा तो क्या होगा, इधर ये जो लास्ट ब्लड है ये वेसन रप्चर होता है, रप्चर की वजह से वो वेसन से ब्लड बाहर निकलते हैं और एक हेमरेज जो है ना वो डेवलप होता है। तो मैक्रोसीमिया ये एक काज है उसके लिए। सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, तो दूसरा क्या है, सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में वही की वही कहानी है कि फॉर एग्जांपल अगर हेड बड़ा हो और विजाइनल कनाल छोटा हो तो हेड जो है ना इजीली जो है वो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकलने की वजह से आप ये इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करवाएंगे और ये इंजरी डेवलप होगा। एबनॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन है। अब फीटल जो है सही प्रेजेंटेशन इसका नहीं है। फीटल एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन के बारे में हमने पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि कौन कौन से प्रेजेंटेशन है, लेकिन इधर आप थोड़ा सा जो है ना उसको टच देंगे कि फीटल एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन ये होगा। नॉर्मल प्रेजेंटेशन फीटल का ये है कि ये फॉर एग्जांपल ये है विजाइनल कनाल है, तो ये फीटस है, तो ये इसके टेल है, क्या है, टेल है, तो ये टेल ऊपर की तरफ होगा और हेड इसका नीचे की तरफ, ये नॉर्मल है। अब अगर ये हेड इस तरफ हो गया, टेल इस तरफ हो गया, या हेड ऊपर हो गया टेल नीचे हो गया, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। इसकी डिलीवरी इजीली नहीं हो सकती, डिलीवरी में आप इंस्ट्रूमेंट यूज करवाएंगे या सिसेरियन सेक्शन करवाएंगे, इस वजह से जो है ना चांसेस है कि इंट्राक्रीनियल हेमरेज हो जाए। ट्रॉमा फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड लेबर का टाइम ज्यादा हो गया, विजाइनल कनाल की कंट्रैक्शन नहीं हो रहा, कोई और प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना लेबर प्रोलॉन्ग हो गया तो क्या होता है, ट्रॉमा हो सकता है। एबनॉर्मल चेंजेस इन ब्लड प्रेशर में एबनॉर्मल चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की वजह से क्यों, आपने जो है ना उसकी प्रेशर अप्लाई कर दिया, बच्चे भी बाहर आने में, तो उसका जो ब्लड लेवल है गोयंस में उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर में चेंजेस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, इस वजह से वेसल जो है ना उसके रप्चर होने के चांसेस है और ब्रेन में जो है ना उसकी जब रप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग की चांसेस होते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की। ब्लड डिसऑर्डर सच एज विटामिन के डिफिशियंसी और हेमोफीलिया।
अब जो है ना ब्लड डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल विटामिन के की डिफिशियंसी या हीमोफीलिया है, ब्लड वेसल नहीं है या विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, क्लॉट नहीं हो रहा, जो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो इस वजह से जो है ना उसकी ब्लीडिंग इजीली होगा, इंट्राक्रेनियल इजीली होगा। हाइपोक्सेमिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी है, तो हाइपोक्सेमिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी एक मेजर कॉज है। और ये क्या है हाइपोक्सेमिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी? डिक्रीज ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो टू द बेबी। जब बेबी को, न्यूबॉर्न को, न्यूनेट को जब क्या हो जाए, ऑक्सीजन का और ब्लड का सप्लाई कम हो जाए, क्यों? रिजल्ट इन सेल डेथ एंड causes the blood vessels walls to break down which leads to bleeding। तो जब बेबी को ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए इस्कीमिया की वजह से या हाइपोक्सीमिया की वजह से, वेसल रप्चरिंग की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से या हीमोफीलिया की वजह से, विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से इस्कीमिया हो गया या हाइपोक्सीमिया हो गया, इस वजह से एंसेफेलोपैथी डेवलप हो गया ब्रेन में, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और ब्लड की कमी है, इस वजह से वेसल जो है वो वेसल की इर्द गिर्द जो सेल्स है उसकी डेथ होती है और वेसल्स रप्चर होती है, ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है। फोर्सेप्स एंड वैक्यूम एक्सट्रैक्शन एंड डिलीवरी टेक्निक्स, तो ये किस वजह से एपिक्सीमिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी किस वजह से हो सकती है? ये होते हैं कि आप फोर्सेप्स यूज करिए या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन आप करवाइए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। और डिलीवरी टेक्निक्स, ये अब एक पर्सन है उसको अच्छी तरह से तरीका नहीं आता डिलीवरी करने का कि बेबी को किस तरह डिलीवर करा, सेफ मेथड, उसको सेफ वर्जन मेथड या सेफ डिलीवरी उसको टेक्निक नहीं आता, कोई एल टेक्निक उन्होंने यूज की, तो इस वजह से जो है ना हाइपोक्सेमिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी डेवलप होता है, साथ में जो है ना इंट्राक्रेनियल हेमरेज की चांसेस है। ओके, ये इंट्राक्रेनियल। अब इंट्राक्रेनियल हेमरेज की काजेस है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन सी इसके लिए? तो ये है प्रीमेच्योरिटी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो कौन कौन सी ऐसी काज डैमेजेस बॉडी को पहुंचा सकती है? तो ये है पहला नंबर पर हाइपरबिलिरुबिनेमिया है। हाइपरबिलिरुबिनेमिया जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हाइपरबिलिरुबिनेमिया होता है इन्हीं केसेस में, तो हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हाइपरथ्रोम्बोनेमिया, सॉरी हाइपरबिलिरुबिनेमिया नहीं, हाइपरथ्रोम्बोनेमिया, तो हाइपरथ्रोम्बोनेमिया में थ्रोम्बिन लेवल ब्लड में कम होता है। थ्रोम्बिन क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है, क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो इस क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से जो है ना क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी आ गया, प्रीमेच्योरिटी है, क्लॉटिंग फैक्टर, लीवर जो है ना, लीवर अच्छी तरह क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना रहा, क्या नहीं बना रहा? क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना रहा, तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होगा। ओके, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल वीक है, साथ में जो है ना लिबिडिटी जो ट्रामा है, ब्लड डिजीज डिफरेंट डिजीज हेमोफीलिया हमने पढ़ा, विटामिन के डिफिशियंसी वगैरह, बर्थ वेट का प्रॉब्लम है, बर्थ वेट जो है कम हो, प्रीमेच्योरिटी है या हाई वेट है और डिलीवरी में डिफिकल्टी है, तो फोर्सेप्स एक्सट्रैक्शन यूज करेंगे, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन इस वजह से बर्थ वेट इस तरह अफेक्ट करवाता है कि द इंसिडेंस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी हेमाटोमा इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग बर्थ वेट, तो ये इंक्रीज होता है बर्थ वेट की डिक्रीज की वजह से। 60 to 70% ऑफ इन्फेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी 500 to 750 ग्राम बर्थ वेट कम हो नॉर्मल से, तो उसमें ये चांसेस 70-60% है कि उसमें डेवलप हुए आईवीएच। 10 to 20% डेवलप होता है जब 1000 to 1.1500 ग्राम ऑफ इन्फेंट्स हो, तो उसमें जो है ना ये चांसेस होते हैं इसकी डेवलपमेंट की। ओके, ये हो गया वो। अब इंट्राक्रेनियल हेमरेज की क्लिनिकल पिक्चर क्या है? तो क्लियर मतलब साइंस सिम्टम क्या है, किस तरह आप इसको डायग्नोज करवाएंगे? तो पहले नंबर पर साइंस सिम्टम अल्टर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्यों अल्टर होगा? क्योंकि आपका जो वॉलंटरी कंट्रोल है, आपका बॉडी का जो कंट्रोल है वो ब्रेन की सेरेब्रम पार्ट से डेवलप होता है। सेरेब्रम पार्ट से जो है ना वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। जब सेरेब्रम में हेमाटोमा होगा उसकी वजह से उधर पैरालाइज होगा, आपकी बॉडी में जो है ना उस वो एरिया जो सेरेब्रम से कंट्रोल रहा हो वो काम नहीं कर रहा होगा, इस वजह से कॉन्शियस लेवल आपका अल्टर्ड होगा। प्लेसिडिटी होगा, तो प्लेसिडिटी मतलब ये है कि आपके मसल्स काम नहीं करेंगे, लिम्फ स्कैन होगा आपका, तो ये क्यों? ये वही कि वही वॉलंटरी मूवमेंट लॉस होगा, आपकी जो है सेरेब्रम है उधर से वॉलंटरी कंट्रोल होता है लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उधर तो ब्लीडिंग हो गया, इंट्राक्रेनियल हेमरेज है। तीसरा साइन सिम्टम ब्रीथिंग एब्सेंट इर्रेगुलर एंड पीरियोडिक और गैस्पिंग, तो इसमें क्या होगा? ब्रीथिंग एब्सेंट होगा या इर्रेगुलर ब्रीथिंग या पीरियोडिक होगा। और खसूसन इंट्राक्रेनियल हेमरेज में जो ब्रीथिंग आता है उसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं इंगुनल ब्रीथिंग। क्या कहते हैं उसको? इंगुनल ब्रीथिंग। अब ये इंगुनल ब्रीथिंग हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंगुनल ब्रीथिंग कहते हैं
पीरियाडिक या गैस्ट्रिक ब्रीथिंग को जो है इस तरह की करवाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ब्रीथिंग करवाती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है ना गैप एक और ब्रीथ और दूसरी ब्रीथ में गैप आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं इंगुनल ब्रीथिंग। ये क्यों होगा गैस्ट्रिक ब्रीथिंग में पीरियड्स क्यों होंगे? क्योंकि आपका ब्रीथिंग कंट्रोल हो रहा है पूंस और मेडुला ऑब्लांगेटा से। अब पूंस और मेडुला ऑब्लांगेटा में फ्रीनिक और इंटरकास्टल मसल्स है, फ्रीनिक नर्व्स है, इंटरकास्टल नर्व्स है, जो आपके ब्रीथिंग का जो है जो आपके इंटरकास्टल मसल्स है वो इनसे कंट्रोल होते हैं, तो इनकी कंट्रोल लॉस होती है क्योंकि उधर तो हेमरेज डेवलप हो गया, तो आपका ब्रीथिंग जो है ना वो सही नहीं हो रहा। फिर आईज नो मोमेंट पीपल्स में बी पेक्स एंड डायलेटेड। तो आईज में क्या होता है, पीपल्स आपका हो सकता है कि आपका पेक्स टू डायलेटेड हो क्योंकि इंट्राक्रीनल हेमरेज है, उधर जो नर्व्स उसके लिए रिस्पांसिबल होता है वो नर्व्स वो क्या करवाते हैं, लॉस करवाता है। और एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एपिस्टिटोनस है, उसको एपिस्टिटोनस है, रिजिडिटी है, ट्विचेस एंड कन्वर्जन है। तो एपिस्टिटोनस हम क्या किसको कहते हैं कि जब उसका जो बैक एरिया है आर्क हो जाए, क्या हो जाए, ये आर्क हो जाए, तो इस आर्क को हम क्या कहते हैं, एपिस्टिटोनियस कहते हैं, या रिजिडिटी आ जाए उसकी बॉडी में, ट्विचेस आ जाए, ट्विचेस एंड कन्वर्जन आ जाए, बार बार जो है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि वो कन्वर्जन या सीजर की तरह वो होते हैं बॉडी में, क्योंकि आपका जो सेरेब्रम पार्ट है जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करवाते हैं, जो बॉडी की सारी फंक्शन को कंट्रोल करवाते हैं, वो काम लॉस करवाता है। साथ में जो है ना वोमिटिंग होगा क्योंकि इंट्राक्रीनियल प्रेशर डेवलप होगा, इंट्राक्रीनियल प्रेशर की वजह से जो है ना आपको वोमिटिंग आ सकती है। हाई पिच क्राई भी इसी वजह से हो सकती है कि आपका क्या होगा, इंट्राक्रीनियल हेमरेज होगा, इंट्राक्रीनियल प्रेशर डेवलप होगा। एंटीरियर पोंटेनिल स्टेंस एंड बल्जिंग, और जो एंटीरियर पोंटेनिल्स है ब्रेन के अंदर जो पोंटेनिल्स है, जो डिफरेंट पोंटेनिल्स बच्चे के अंदर जो हमने पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, वो क्या होगी, वो टेंस होगी, सख्त होगी, बल्जिंग आउट होगी, बल्जिंग आउट होगी। तो क्यों, क्योंकि उधर इंट्राक्रीनियल प्रेशर डेवलप हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है, इस वजह से जो है ना ये पोंटेनिल है ये ऊपर आई हुई है। लंबर पंक्चर रिवील्स ब्लडी CSF। तो लंबर पंक्चर से क्या होगा, ब्लडी CSF होगा, मतलब ब्लड CSF एरिया में क्या होगा, ब्लड जमा होगा, क्योंकि इंट्रावेंट्रिकुलर का जो हमने पढ़ा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमाटोमा, तो उसमें जो CSF वेंट्रिकल में CSF बनती है और उधर ब्लीडिंग हो गया, तो जब आप CSF का पंक्चर करवाते हो लंबर का, तो CSF में क्या होगा, ब्लड आ सकता है। ओके अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या यूज करवाती हो, तो अल्ट्रासोनोग्राफी आप यूज करवाती हो, सीटी स्कैन से आप पता लगा सकती हो, MRI से, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से, या MRI से मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑटोग्राफ से आप उसको करवा सकती हो, ऑटोग्राम से मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑटोग्राम से आप वो लगा सकती हो। These determine location, extent and sometimes the cause of the bleed। तो ये क्या करवाता है, डिटरमाइन लोकेशन, एक्सटेंट कितने हद तक, और कभी कभार जो है ना किस वजह से ब्लीडिंग हुआ है, ये भी आपको ये मालूम करवा सकते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब ट्रीटमेंट आप क्या देंगे इसके लिए, तो ट्रीटमेंट के लिए आप तो पहला ये करें कि आप विटामिन के दे दें। विटामिन के कोगुलेटिंग फैक्टर है, कोगुलेट करवाते हैं ब्लड को, तो ब्लड की लॉस की चांसेस जो है ना वो कम होगी। तो 10 mg IM टू द मदर इन लेट प्रेगनेंसी और अर्ली एंड द लेबर। तो ये कब हम देंगे, ये विटामिन के 10 mg हम देंगे मदर को लेट प्रेगनेंसी के एंड पे, या जो है ना लेबर के टाइम पे अर्ली हम देंगे अगर इस चीज की चांस हो। एपिजियोटोमी आप करवाएंगे स्पेशली एंड प्रीमेच्योर एंड ब्रीच डिलीवरी। तो एपिजियोटोमी क्या है, एपिजियोटोमी मतलब ये है कि ये जो वेजाइनल कनाल है इधर, ये फॉर एग्जांपल वेजाइनल कनाल हो गया और बीबी इससे जो है ना कि एक्सपोज हो रहा, तो ये वेजाइनल कनाल अब इसको क्या करवाती हूँ, कट करवाती हूँ। इस कट लगाने की वजह से जो है ना ये थोड़ा सा ओपन होता है, तो ये फिजियोटोमी आप करवाएंगे स्पेशली प्रीमेच्योर और ब्रीच प्रेजेंटेशन में। फोर्सेप्स डिलीवरी की तरफ आप जाएंगे फॉर बेबी सपोर्ट ट्रीटमेंट, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है ना आप बेबी को देंगे ताकि चांसेस जो है ना इधर तक न पहुंचे कि इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है ना वो ज्यादा हो जाए। तो ये था आपका आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।